गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मा घड़ी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। आज है 10 फरवरी। आज थोड़ा सा लेट हो गए दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ में कि जब लोग आपसे खफा होने लग जाए तो आप समझ लेना कि आप सही रास्ते पे हैं। आपने आसपास देखा होगा, जब भी आपके साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है तो आपके खासतौर से जो रिश्तेदार लोग वगैरह हैं, वो पड़ोसी हो गए, वो क्या है, टांग खींचने लग जाते हैं, आपको गिराने के लिए, नेगेटिव दिखाने के लिए बहुत कुछ क्या कि करने लग जाते हैं। तो मैं तो आपसे एक विनती कर रहा हूँ कि आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, आप मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए दोस्तों, ताकि क्या कि खासतौर से जिनके प्रति अपना क्या है कि प्रेम भाव नहीं है, उनको चिढ़ाइए आप, रिश्तेदारों को। और रिश्तेदारों को चिढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। आप मेहनत करते रहिए और अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा करिए दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। अक्षय ऊर्जा के अंदर निवेश के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है। हाल ही के अंदर इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट हुआ है, जहाँ पे 3 लाख करोड़ रुपए का क्या है कि इन्वेस्टमेंट को लेकर राजस्थान के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट आने वाला है। और ये सारे के सारे हस्ताक्षरित क्या है कि समझौते वगैरह, जैसे एनटीपीसी है, उसने 10 गीगावाट के लिए 40,000 करोड़ रुपए का समझौता वगैरह किया गया है। तो ये समझौते वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गहलोत साहब ने क्या बोला है, गहलोत साहब ने ये बोला है कि राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य है। ये याद रखोगे, कर्नाटक को पछाड़ के 2021 में सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में राजस्थान नंबर 1 है, ये याद रखोगे। इसके बाद में ये कितने 3 लाख करोड़ रुपए के एमयू वगैरह हुए, ठीक है। और गहलोत साहब ने ये बोला है कि राजस्थान आने वाले दिनों के अंदर सोलर उपकरण वगैरह रहते हैं, उनका भी एक मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने वाला है, हब के तौर पे उभरने वाला है। निवेश से करीब लगभग जो इतना 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है, इससे लगभग 90,000 मेगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा का उत्पादन है वो राजस्थान में होना संभव हो जाएगा। ये बात है वो गहलोत साहब वगैरह उन्होंने बोली है। ये राजस्थान के अंदर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों आ रहा है, इसका क्या कारण है भाई। सबसे पहले सरकार के द्वारा नई सौर ऊर्जा नीति लेके आए थे। पहली सौर ऊर्जा नीति 2014 के अंदर आई थी, उसके बाद में 2019 के अंदर नई सौर ऊर्जा नीति लेके आए थे। इसके साथ में क्या लेके आए थे, विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी, और 2019 के अंदर ही विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी लेके आए थे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सरकार के द्वारा इन्वेस्टर वगैरह है उसको अट्रैक्टिव करने के लिए और क्या क्या किया गया था, एक रिप्स 2019 को लेके आए थे, रिप्स 2019 के अंदर लेके आए थे। वन स्टॉप शॉप, वन स्टॉप शॉप क्या है कि जितनी भी कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह के लिए जितनी भी फाइलें वगैरह हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी परमिशन वगैरह देनी रहती है, तो वो सारी की सारी एक ही विभिन्न मंत्रालयों की एक ही जगह वन स्टॉप शॉप वगैरह से मिल जाएगी। इस तरह की पॉलिसीज़ वगैरह लेके आई थी सरकार के द्वारा। इसी के चलते राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो आ रहा है, ये गहलोत साहब ने बोला है। तो आप पॉलिसीज़ याद रखोगे कि कब क्या आई थी। ये कुछ फैक्ट वगैरह हैं जिनके बारे में कल बात कर चुके थे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और आज और कुछ और फैक्ट वगैरह है वो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले, सौर ऊर्जा नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था, राजस्थान, ये याद रखोगे दोस्तों। और राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पे लगा था, जोधपुर के मथानिया के अंदर। जोधपुर के मथानिया के अंदर राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगा था। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित है, वो नागौर के खींवसर के अंदर। निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा सौर ऊर्जा का संयंत्र है वो खींवसर नागौर के अंदर स्थापित किया गया है। ये भादला सोलर पार्क है, ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है दोस्तों। एक जगह पे ये कितनी कैपेसिटी है इसके अंतर्गत, 2255 मेगावाट क्षमता के साथ में भादला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ये कुछ और सोलर पार्क है राजस्थान के अंदर, एक फलोदी पोखरण है जैसलमेर के अंदर, वहाँ पे फतेहगढ़ सोलर पार्क, नोक सोलर पार्क है वो हाल ही के अंदर स्थापित किया गया है। और कहाँ पे, बीकानेर के अंदर। इसकी क्षमता लगभग 925 मेगावाट के आसपास है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह है वो आपका रिवीजन हो रहा है एक तरह से, कल मैंने कवर किया था बहुत अच्छी तरीके से। ये छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट है, ये कहाँ पे भाई, ये आप मेरे को बताना कि छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट है, सुपर क्रिटिकल तकनीक होगी, सुपर क्रिटिकल तकनीक है, उस पर आधारित राजस्थान का पहला पावर प्लांट है, ये याद रखोगे, ठीक है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है, ये हाल ही के अंदर न्यूज़ के अंदर भी था। सूरतगढ़ कहाँ पे भाई, गंगानगर के अंदर। ये एक सुपर थर्मल पावर प्लांट है और राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है।
छाबड़ा सुपर क्रिटिकल तकनीक पे आधारित है, जबकि सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट है, ये याद रखोगे। और राजस्थान का ये दूसरा सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है, दूसरा सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1500 मेगावाट की क्षमता के साथ में इसका 1500 मेगावाट क्षमता है, ठीक है, ये याद रखोगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह बात कर लेते हैं। ये सारी की सारी कल बात कर ली थी, आज क्या बात करने वाले हैं? राजस्थान में ऊर्जा से संबंधित सबसे पहले ये याद रखो कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बायोगैस प्लांट कहाँ पे? बायोगैस प्लांट कहाँ पे? उदयपुर के अंदर और जयपुर के अंदर। राजस्थान में दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वो कहाँ पे निर्माणाधीन चल रहा है? नापला बांसवाड़ा के अंदर। नापला बांसवाड़ा है, वहाँ पे राजस्थान के अंदर दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वो निर्माणाधीन चल रहा है। उसमें 1400 मेगावाट की क्षमता रहने वाली 2 इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान में नेपता और गैस पे आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? धौलपुर के अंदर। तो नेपता जो पेट्रोल वगैरह रहता है उसका एक बायो प्रोडक्ट रहता है, नेपता हो गया, चारकोल वगैरह हो गया, तो ये एक विद्युत संयंत्र है, वो धौलपुर के अंदर स्थापित हो रहा है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस पे आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र है, वो रामगढ़ जैसलमेर के अंदर है। तो ये प्रथम वाले याद रख लो दोस्तों, राजस्थान में प्राकृतिक गैस पे आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? रामगढ़ के अंदर। और राजस्थान में प्रथम बायोगैस पे आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ पे? पदमपुर गंगानगर के अंदर। तो ये बायोगैस पे आधारित है, वो पदमपुर के अंदर है। प्राकृतिक गैस पे आधारित है, वो जैसलमेर रामगढ़ के अंदर है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दूसरा, वो है नापला बाड़मेर के अंदर, नापला बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। ये सुपर थर्मल पावर प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 1500 मेगावाट। कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट है, ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 1240। पहले नंबर पे कौन है? सूरतगढ़। सेकंड नंबर पे कोटा। ये छाबड़ा याद रखोगे 2320, ये राजस्थान का सुपर क्रिटिकल तकनीक पे आधारित पहला प्लांट है। और थर्मल पावर प्लांट के हिसाब से इसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये 2320 मेगावाट क्षमता के साथ में। कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट भी है। ये गिरल कहाँ पे है दोस्तों? ये गिरल बाड़मेर के अंदर है, हाल ही के अंदर स्थापित किया जा रहा है, तो ये याद रखना, बाड़मेर के अंदर लिग्नाइट कोयले पे आधारित पावर प्लांट है, वो गिरल के अंदर स्थापित हो रहा है। 250 मेगावाट की क्षमता रहने वाली है और 500 मेगावाट की क्षमता रहेगी। 2 इकाइयाँ स्थापित की जाएगी बाड़मेर के अंदर, ठीक है, ये याद रखोगे। राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। राउतबाटा के अंदर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लग रहा है? बांसवाड़ा के नापला के अंदर, ठीक है। 1973 के अंदर कनाडा के सहयोग से राउतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर, कहाँ पे भाई? राउतबाटा कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और वहाँ पे राउतबाटा अणु संयंत्र की स्थापना की गई थी 1973 के अंदर कनाडा के सहयोग से, ठीक है। ये यूरेनियम के आधारित है और परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करता है, ये याद रखोगे। और इसके अंदर 1350 मेगावाट की क्षमता के साथ में 6 इकाइयाँ हैं, 6 इकाइयाँ हैं, 1350 मेगावाट की क्षमता है। इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई थी, ठीक है। और ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और भारत में तारापुर जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र के अंदर क्या कि तारापुर है, उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो ये याद रखने वाली बात है कि राजस्थान के अंदर देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, 25,000 आंगनवाड़ी केंद्र है, उनको नंद घर बनाने की बात की गई। ये एक फाउंडेशन के साथ में राजस्थान सरकार के द्वारा समझौता किया गया है। क्या समझौता है भाई? गहलोत साहब और महिला और बाल विकास विभाग की सचिव के साथ में अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, किसके बीच में हुआ है? अनिल अग्रवाल जो वेदांता ग्रुप है, वेदांता ग्रुप के मालिक हैं अनिल अग्रवाल, क्या है कि फाउंडेशन है, उसके साथ में और राजस्थान का जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है उनके बीच में समझौता हुआ है। और आंगनवाड़ी के अंदर है उनको नई पीढ़ी की बेहतर पोषण, अच्छी शिक्षा और सुसंस्कार देने के लिए एक नंद घर की स्थापना के अंदर तब्दील किया जाएगा। ये काम किसके द्वारा किया जाएगा? अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। ये 25,000 आंगनवाड़ी हैं जहाँ पे क्या है कि पोषण वगैरह बच्चों को और क्या है कि देखा जाए तो महिलाएं वगैरह हैं उनके लिए भी क्या है कि देखभाल के काम किए जाते हैं। तो सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर मूलभूत आवश्यकताओं से युक्त नंद घर की स्थापना की जाएगी। इसके अंदर खासतौर से क्या है कि शिशु और मातृ पोषण वगैरह यानी न्यूट्रिशन वगैरह है उस पर ध्यान दिया जाएगा। पोषण के क्या है कि कुछ जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाएगा, ये ठीक है। नंदघर याद रखना। अगला दोस्तों, राजस्थान युवा पखवाड़ा के बारे में बात करते हैं। राजस्थान का जो युवा पखवाड़ा है वो 7 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक चल रहा है, ठीक है। 20 फरवरी तक चलने वाला है, ठीक है। राजस्थान युवा पखवाड़ा है और ये किसकी जयंती पे मनाया गया है?
किसकी जयंती पे शुरू किया गया है? सरकार के द्वारा शांति और अहिंसा निदेशालय के द्वारा प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक डॉक्टर एस एन सुब्बाराव की जयंती पे। ठीक है, तो याद रखोगे गांधीवादी चिंतक थे एस एन के सुब्बाराव, उनकी जयंती पे राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान युवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। 7 फरवरी से 20 फरवरी तक ये आयोजन वगैरह किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिता वगैरह ये आयोजित की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जयंती याद रखिए कि एस.एन. के सुब्बाराव की जयंती पे राजस्थान युवा पखवाड़ा आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला दोस्तों अवनी लेखरा के बारे में बात करते हैं, जिसको बीसीसीआई इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर है उसके लिए नामित किया गया। पैरालंपिक चैंपियन थी अवनी लेखरा, जो 5 दावेदारों के अंदर क्या है कि शुमार किया गया है। इसके अंदर क्या है कि जो बीबीसी है वो हर साल क्या करती है, इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर घोषित करती है, और उसके अंदर 5 को शामिल किया गया है। पीवी सिंधु, चानूबाई, अदिति और लवनीना को क्या है कि ये 4 महिलाएं हैं, साथ में क्या है कि अवनी लेखरा है, इनको 5 को नॉमिनेट किया गया है। और इसके अंदर क्या इन 5 के बीच में कंपटीशन होगा, उसके बाद में क्या है कि वोट के माध्यम से इंडियन स्पोर्ट्समैन वुमन क्या ऑफ द ईयर है वो बीसीसी के द्वारा घोषित किया जाएगा। ठीक है, अवनी लेखरा के बारे में बात करते हैं भाई, क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये आप देख सकते हो। प्रधानमंत्री के साथ में जो पैरालंपिक 2021 का जो खेल हुआ था उसमें विजेताओं के साथ में ये बैठे हैं, जो अपने जयपुर के हैं, ये अवनी लेखरा। ठीक है, ये सुहास है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर है वहाँ पे डीएम वगैरह है, यानी ये कलेक्टर है, और एक भारत के एकमात्र कलेक्टर वगैरह हैं जिसने कहा कि पैरा ओलंपिक खेल के अंदर इनके द्वारा रजत पदक जीता गया था। ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, तो ये अवनी लेखरा है प्रधानमंत्री के साथ में 2021 के अंदर। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं अवनी लेखरा के बारे में। सबसे पहले ये याद रखोगे कि टोक्यो 2020 के अंदर पैरालंपिक के अंदर 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग के अंदर स्वर्ण पदक और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के अंदर कांस्य पदक जीता था। तो सबसे पहले याद रखो कि जो पैरालंपिक खेल हुआ था टोक्यो के अंदर, ये कहाँ पे हुआ? 2020 के अंदर टोक्यो के अंदर हुआ था। और टोक्यो के अंदर एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, उसके जस्ट बाद में क्या कि पैरालंपिक का खेल हुआ था, और उसके अंदर 10 मीटर राइफल वाली थी, उसमें गोल्ड मेडल जीता था अवनी लेखरा ने, और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के अंदर कांस्य पदक जीता था। और एक साथ 2 पदक जीतने वाली पैरालंपिक पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। ठीक है, कि पैरालंपिक के अंदर पहली भारतीय खिलाड़ी भी, प्लस क्या है कि महिला के तौर पे भी क्या की पहली थी जिसने एक ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी थी। ठीक है, ये याद रखो कि स्टेटमेंट वगैरह। लेखरा वर्तमान के अंदर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल क्या की जो रैंकिंग है, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स रैंकिंग है, उसमें वर्ल्ड पे नंबर 2 पोजीशन पे है दोस्तों इनकी रैंकिंग वगैरह। इनको 2021 के अंदर खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है जो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, इससे सम्मानित किसको किया गया था? अवनी लेखरा को 2021 के अंदर, ये याद रखोगे। और 2022 के अंदर अभी गणतंत्र दिवस के अवसर पे पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट वगैरह आप याद रखोगे। ठीक है, ये राजस्थान के कुछ क्यूज वगैरह हैं राजस्थान पत्रिका के कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ये 1956 के अंदर पारित किया गया था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों के अंदर हुआ था। ठीक है, और 1 नवंबर 1956 के जो वर्तमान राजस्थान है इसका स्वरूप अपने सामने आया था, क्योंकि ये 7वां चरण है, ये 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ था। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो ह्यूमन ब्लड वगैरह रहता है उसका पीएच मान रहता है दोस्तों 7.4। ठीक है, 7.4 क्या है कि मानव रक्त का पीएच मान रहता है। ठीक है, तो ये याद रखोगे। नेक्स्ट न्यूज क्या है? 23 फरवरी को आएगा बजट वगैरह। पहले बात ये थी कि 15 फरवरी को विधानसभा के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा बजट की प्रस्तुति की जाएगी, लेकिन अभी नई बुलेटिन वगैरह है सूत्रों के अनुसार ये जारी की गई है कि 23 फरवरी को राजस्थान सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है उसका शिलान्यास किया जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। ये विधानसभा के पास में विधायक नगर है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान है, इसकी स्थापना कि एक तरह से शिलान्यास उद्घाटन वगैरह किया जाएगा, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी वगैरह भी रहेंगे। तो ये भी आप याद रखो, इसके बारे में पहले में मैंने बता दिया। नेक्स्ट जल जीवन मिशन है, केंद्र सरकार का जो जल जीवन मिशन है उसके अंतर्गत डांगी जो वर्तमान के अंदर राज्यसभा के जो सांसद हैं उनके द्वारा राजस्थान सरकार की हेल्प करने के लिए इन्होंने बोला है कि केंद्र का हिस्सा 90% हो, क्योंकि वर्तमान के अंदर कितना हिस्सा है भाई? 50%।
यानी 50% सरकार की, केंद्र सरकार के द्वारा, और 50% राजस्थान सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन है उसके अंतर्गत वहन किया जाता है। ये आरएस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, आरएस के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, तो इसलिए बहुत विथ पैटर्न रहता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो जल जीवन, ये मांग की है कि 90% राशि है वो केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाए जल जीवन मिशन के अंदर, लेकिन वर्तमान के अंदर कितनी है भाई, 50%। राजस्थान स्टैटिक जी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जयगढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं। आपको इतना शानदार तरीके से मैं बताऊंगा दोस्तों, आपको ये मान लो 3-4 मिनट के अंदर 2 से 3 दुर्ग आपके कंप्लीट होने वाले हैं। जयगढ़ दुर्ग है, उसको चिल्हे का टोला के नाम से जाना जाता है। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पे भाई, जयपुर के अंदर अरावली पर्वत श्रेणी के चिल्हे का टीला या चील का क्या कि टीला है, हिल्स ऑफ ईगल पर स्थित है। तो ईगल की पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग स्थित है, याद रखो, ईगल की पहाड़ी है, उस पर जयगढ़ दुर्ग स्थित है। ठीक है, ये संकट मोचक दुर्ग है एक तरह का। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। तो जयगढ़ दुर्ग ईगल की पहाड़ी या चिल्हे का टोला या चिल्हे का टीला पे स्थित है, जिसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत एक विजयगढ़ी का नाम का एक भीतर लघु दुर्ग है, मतलब इसके अंदर जो जयगढ़ दुर्ग है उसके अंतर्गत एक और दुर्ग है अंदर, जिसको विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है, वो एक लघु दुर्ग है, ये याद रखोगे। राम हरिहर का मंदिर है, वो भी कहाँ पे है, जयगढ़ के अंदर, जिसका निर्माण 10वीं शताब्दी के अंदर किया गया है। काल भैरव का मंदिर है, वो भी 12वीं शताब्दी के अंदर इसके अंदर। तो 2 मंदिर याद रखिए, काल भैरव और राम हरिहर मंदिर है, वो जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। अगला इसके बारे में और कुछ फैक्ट वगैरह देख लेते हैं। इसके अंतर्गत एक तो सुबट निवास, जयगढ़ दुर्ग के अंदर सुबट निवास है, जिसको दीवाने आम के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे क्या है कि राजा महाराजाओं के द्वारा आम लोगों से मुलाकात वगैरह की जाती थी, तो वो सुबट निवास कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, सुबट निवास और खिलबत निवास, ये दोनों के दोनों जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। और खिलबत निवास को दीवाने खास, जहाँ पे राजा के द्वारा अपने जो खास लोग वगैरह थे उनसे मुलाकात की जाती थी। तो दीवाने खास को क्या कहते हैं, खिलबत निवास, और सुबट निवास है वो दीवाने आम के नाम से। इसके अंदर लक्ष्मी निवास, ललित मंदिर, विलास मंदिर, सूर्य मंदिर और एक आराम मंदिर है, ये याद रखोगे। ठीक है, आराम मंदिर और राणावत जी का चौक वगैरह भी जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है, तोप ढालने का कारखाना, भारत का एकमात्र दुर्ग है जहाँ पे तोप डालने का कारखाना वगैरह स्थापित किया गया है। ठीक है, ये याद रखो कि जिसका निर्माण किसने किया गया था, मानसिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। मानसिंह प्रथम के द्वारा 1587 के अंदर भारत का एकमात्र दुर्ग जहाँ पे तोप डालने का कारखाना स्थित है अंदर। ठीक है, याद रखोगे। जयबाण तोप के बारे में बात करते हैं, जिसको रणबंका के नाम से भी जाना जाता है। जयबाण जो तोप है एशिया की सबसे बड़ी तोप है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है, और इसको रणबंका के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पे है, जयगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, और जयबाण ये तोप है, इसका निर्माण 1720 के अंदर स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। स्वाई जय सिंह द्वितीय है, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है दोस्तों, ये याद रखोगे, और इसी कारखाने के अंदर स्थापित की गई थी। ठीक है, इसका एक बार प्रयोग किया गया था, जयबाण जो तोप है उसका एक बार टेस्ट वगैरह किया गया था, और एक बार जब टेस्ट किया गया था तो 50 किलोमीटर दूर, इसकी नाड़ इतनी लंबी है कि 50 किलोमीटर दूर जाके गोला वगैरह इससे क्या है कि दूर जाके गिरा था, और वहाँ पे आज भी वर्तमान के अंदर तालाब स्थित है। ठीक है, तालाब वगैरह क्या है कि जहाँ इसका गोला वगैरह पड़ा था तो आज भी वहाँ पे तालाब वगैरह है, एक तरह से बहुत बड़ा खड्डा वगैरह हो गया था। ठीक है, तो तालाब वगैरह के रूप में आज भी प्रचलित है। इसी जयगढ़ दुर्ग है, इसमें क्या है कि खजाने की तलाश के अंदर 1975-76 के अंदर जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी के द्वारा इस किले की खुदाई करवाई गई थी। ठीक है, एक तरह से खुदाई है ना, वो 1975-76 के अंदर की गई थी। जयगढ़ दुर्ग के अंदर राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए एक महत्वपूर्ण जगह थी। ठीक है, ज़्यादातर क्या है कि जितने भी राजनीतिक कैदी वगैरह थे उनको जयगढ़ दुर्ग के अंदर ही रखा जाता था। पानी के विशाल टांकों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के अंदर ऐसा दुर्ग कौन सा है जहाँ जो विशाल पानी के टांकों के लिए प्रसिद्ध है, तो जयगढ़ दुर्ग। अगला दुर्ग कौन सा है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में बात कर लेते हैं, जो कहाँ पे है भाई, चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर है भैंसरोडगढ़। राउत बाडा भी कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये भी आप याद रखोगे। इसका निर्माता कौन से थे, भैंसासा और रोडाचारण। भैंसासा और रोडाचारण भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, उसके निर्माता थे। इसको राजस्थान के वेल्लोर के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान के वेल्लोर के रूप में कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है, तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग। राजस्थान के दुर्गों के सिरमौर के रूप में कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है भाई, तो जोधपुर का
मेहरानगढ़। और तारागढ़ दुर्ग है वो राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर है वो तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। राजस्थान का वेल्लोर है वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। चंबल नदी और बामनी नदी, और बामनी नदी क्या है कि चंबल के लेफ्ट साइड से मिलती है, यानी बाईं तरफ से मिलने वाली बामनी नदी है। ठीक है, याद रखोगे। बामनी बनास है वो दोनों के दोनों चंबल के बाईं तरफ से मिलने वाली नदी है। चाकण, चाकण नदी भी है बाईं तरफ से मिलती है, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, और इसको जलदुर्ग की, कौन से दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है? जलदुर्ग, क्योंकि ये तीन ओर से नदियों से घिरा हुआ है। चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित। इसका डोडा परमाणु के द्वारा जीर्णोद्धार कराया था। इसका मतलब पुनर्निर्माण है, इसके मरम्मत वगैरह है वो डोडा परमाणु के द्वारा की गई थी। तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी, और साथ में स्टैटिक जीके वगैरह भी था जिसको मैंने कवर करवाया दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।